प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया हुआ था वो वेक्टर का एक बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट था, और जो मैंने बोला था कि इसका इम्पोर्टेंस पूरी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है। मतलब जहाँ पर भी हम डायरेक्शन वाली चीज़ों की बात करेंगे इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ जाता है, और वो पार्ट था हमारा। हम प्रीवियस लेक्चर में एक बार देख लेते हैं। अगर हम उस पर्टिकुलर पार्ट पे जाते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, वो पार्ट था वेक्टर रेजोल्यूशन का, रिजॉल्विंग ऑफ अ वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइटली इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, हम बार बार भूल जाते हैं जो चीज़ें, उसको हमने बहुत ही सिंपल वे पे बताया हुआ है। देखिए फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, और इस पे बेस्ड एग्जांपल एक दो अभी और कर लेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब ये होता है कि कई बार एक वेक्टर इस तरीके से लिखा होता है कि हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें रिक्वायर्ड होता है कि वो वेक्टर हम किस तरीके से करें। हमें रिक्वायरमेंट है कि उस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करें। अब कंपोनेंट में डिवाइड करते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है आई को आई के साथ सॉल्व कर सकते हैं और जे को जे के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि हम किसी भी एक वेक्टर को, वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, हम उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टाइप वाला। अब पॉइंट ये है कि अगर वो वेक्टर का एंगल दिया है, आपको किसी भी एक्सिस से उसका एंगल दिया है, तो जिस भी एक्सिस से उसका एंगल दिया है उस एक्सिस में हमेशा कॉस थीटा आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हॉरिजॉन्टल में हमेशा कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा हमेशा आता है जिसमें के साथ हमें एंगल गिवन है। तो एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ गिवन है तो हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा आएगा, अगर दूसरे के साथ गिवन है तो उस पे कॉस थीटा आएगा। जैसे इस क्वेश्चन पे बात करें, हमने बताया था कि जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा गिवन था तो p इंटू कॉस थीटा आया उस एक्सिस में, उसके परपेंडिकुलर आया साइन थीटा। लेकिन इस बार वर्टिकल से देखो अल्फा एंगल दिया था, तो मतलब वर्टिकल वाले में आएगा कॉस अल्फा, उसके परपेंडिकुलर वाले में आएगा साइन अल्फा। फिर हमने बताया ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आइडियल एक्सिस में भी करना है, आप रैंडम किसी एक्सिस पे भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। और फिर हमने इस पे बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड काफ़ी सारे एग्जांपल किए हुए थे। तो उन्हीं एग्जांपल्स को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं और आज का पार्ट देखते हैं। तो प्रीवियसली कुछ एग्जांपल जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उसी टाइप के कुछ एग्जांपल्स के साथ ही हम स्टार्ट कर लेते हैं आज। तो अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, ये एग्जांपल सॉल्व करें आप लोग। सर आप डायरेक्शन थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या पॉइंट एक्सप्लेन करना है? डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन वाला पॉइंट। चले एक बार फिर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं डायरेक्शन वाला पॉइंट। देखिए डायरेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको नेमिंग क्लियर होनी चाहिए कि नेमिंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब नेमिंग होती है हमेशा टू लेटर से, जैसे लिखा हुआ है एस ई, तो इसका मतलब होता है आपको फोकस करना है सेकेंड लेटर पे, मतलब फ्रॉम ईस्ट। इसको रीड करते हैं साउथ ऑफ ईस्ट। तो साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है फ्रॉम ईस्ट यू विल स्टार्ट टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। तो अगर मैंने लिखा 30 डिग्री एस ई, इसका मतलब आपको फोकस करना है ईस्ट से, आपको ईस्ट से एंगल बनाना है 30 डिग्री। अब ईस्ट से दो तरफ एंगल बन सकता है, तो ये वाला हो गया नॉर्थ साइड और ये बॉटम वाला हो गया साउथ साइड। तो इसका मतलब ये नॉर्थ वाला हमें नहीं बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में साउथ वाला दिया हुआ है। सो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगा हमारा आंसर 30 डिग्री एस ई, साउथ ऑफ ईस्ट। कहाँ से एंगल दिया हुआ है, इसी को मैं उल्टा लिख सकता हूँ। अगर मैं साउथ से देखूँ तो एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो सेम चीज को मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री, बट अब एंगल हम कहाँ से बनाएंगे साउथ से। तो सेकेंड लेटर होगा साउथ और फर्स्ट लेटर होगा कि किसके साइड बना रहे हैं, मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ बना रहे हैं। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर वेक्टर लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप, तो समझना है कि ये प्लस आई कैप है, मतलब किस एक्सिस में है, फर्स्ट एक्सिस में है। ये प्लस आई कैप है मतलब फर्स्ट एक्सिस में है, और ये माइनस जे कैप है मतलब माइनस वाई एक्सिस में है। तो अगर ये दोनों वेक्टर हमें पता है तो हमें पता है कि इनका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में से ही जाएगा। तो हमें पता चल जाता है कि इनका जो भी एंगल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी tan थीटा की, एंगल की वैल्यू की बात की थी tan। तो tan कैसे निकाल सकते हैं,
आप जे कैप का कंपोनेंट अपॉन आई कैप का कंपोनेंट कर दो, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा 3/2। क्लियर। बट ये एंगल कहाँ से होगा, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल से। तो पहले आपने वेक्टर लोकेट किया और ये हॉरिजॉन्टल आ गया अल्फा। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन की भी बातें डिस्कस की थी। बताएं इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है। अभी ये क्लियर है कि डायरेक्शन में हमने क्या क्या पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए हुए हैं। यस सर। यस ओके सर। ओके गुड। चले तो इसे रिमूव कर देते हैं हम। ओके सो हम एक एग्जांपल डिस्कस करने वाले थे। लेट्स सी द एग्जांपल। चैट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। Okay, so this is the first part, solve its position, और I, I'll say position vector is enough, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। आई एम जस्ट आस्किंग पोजीशन वेक्टर, क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बहुत देख लिया है। सो आई प्रेफर पोजीशन वेक्टर। So this is the full question. Let's solve this. First, try to solve the first part, and then we'll look into the second part. Okay, as we discussed in the previous examples, first you need to solve this part. First you need to solve this in vector format, and then you will be able to solve the proper part. So first you need to resolve it in vector format. So like I told, 37° northwest means focus on the second letter, start with the west. That means it has started from the west, and this angle is 37°. Okay, and towards the north it is. So that's why I have drawn this side. Now, अभी क्या करना पड़ेगा, अभी कंपोनेंट करें। हमें पता है कि इसके दो कंपोनेंट होने वाले, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, बिकॉज इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ थिंग इज ये है 20 मीटर। सो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे इसके कंपोनेंट हो जाएंगे 20 मीटर इंटू cos 37, and this will be 20 meter into sin 37.
अब इनकी वैल्यूज मैंने बताई है, क्या याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप प्रैक्टिस शीट और ये सब सॉल्व करने में वैल्यूज याद रखें तो बेटर रहेगा। सो cos 37 4/5 सॉल्व करके आ जाएगा 16 एंड ये आ जाएगा सॉल्व करके 12। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब सबको ये क्लियर होना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम एक साथ सब कुछ लिख रहे हैं। एक्चुअली है कि ये जो 20 मीटर कॉमा 37 डिग्री NW लिखा हुआ है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस वेक्टर से, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं -16 I कैप प्लस 12 J कैप। ये सिर्फ हमारा ये वाला वेक्टर है जो हमें गिवन है। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। हेलो, या किसी को डाउट कुछ? ओके, अभी एक प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, एक्चुअल फिगर आप थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोगों ने आंसर दिया है, अथर ने एक आंसर दिया हुआ है और आयुष पाटिल ने भी एक आंसर दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन आपको सुनना चाहिए, मैंने सिर्फ पोजीशन वेक्टर पूछा है, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत डिस्कस किया हुआ है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। पॉइंट ये है, find the position of an object starting from this particular point. Yeah, Karthik, you have any doubt? Okay, so main important point देखें। ओके, आर्य करेक्ट आंसर। देखें यार, थोड़ा सा समझे चीज़ क्या है, हमें क्या सॉल्व करना है और क्या गिवन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आप रैंडम सा कर रहे हो, वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, पहले आपको फील करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, देखें दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी एट अ पॉइंट 2,3। सो ये 2,3 से स्टार्ट हो रहा है, 2,3 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज मूविंग समवेयर लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस बना के ये 37 डिग्री कर सकते हैं, इस तरीके से वो जा रहा है। हमें जो पूछी हुई है, हमें ये पोजीशन वेक्टर पूछा है। सो रिमेंबर, पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हाईलाइटेड लाइन लिखूंगा कि अगर कुछ भी नहीं बोला है, इफ नथिंग इज सेड देन द पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इस चीज को हम हाईलाइट करेंगे, इफ nothing is pointed then the position vector is defined, position vector is defined with respect to origin। अब देखो, जल्दीबाजी नहीं करना है, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, पोजीशन। दिस इज अवर पोजीशन, ओके, दिस इज द वेक्टर वी ऑलरेडी सॉल्व, ये ठीक है, मान लेते हैं कुछ है वेक्टर बी। अब ये बताओ 2,3 का पोजीशन वेक्टर कैसा दिखेगा? 2,3 का पोजीशन वेक्टर ऐसा दिखेगा, सब लोग एकदम एग्री करेंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से उस तरफ पॉइंट करता है। ये हो गया, मान लेते हैं ए वेक्टर। तो अब जरा फिगर में देख के बताओ यार, क्या दिख रहा है? फिगर में देख के बिल्कुल बताएं सब लोग, क्या दिख रहा है? What is the resultant here? From the figure it is very clear, yeah. R is a resultant of A and B. तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने रट लिया है कि माइनस कर देना है तो माइनस ही कर देना है। क्वेश्चन देखना है, माइनस कब करना पड़ता है? व्हेन यू आर सॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज और, एक चीज मैं आप लोग के लिए सजेस्ट करूंगा, जैसे पेरेंट्स बार बार बोलते हैं सर स्टडी का टेक्निक क्या होना चाहिए, सब लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर स्टडी टेक्निक क्या होगी, कैसे स्कोर करना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। अगर आपको फिजिक्स सीखनी है, मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी कुछ लोग क्या होगा, कुछ लोग आउट ऑफ इंटरेस्ट ये लेक्चर ज्वाइन कर रहे होंगे और कुछ लोगों को पेरेंट्स ने बोला होगा नहीं आपको लेक्चर ज्वाइन करना है टाइप। तो यार, जो लोग आउट ऑफ इंटरेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं,
उनके लिए मेरे पास अच्छा सजेशन है। एफर्ट जो करना चाहते हैं, जो एफर्ट नहीं करना चाहते उनके लिए कोई सजेशन नहीं है। तो जो स्टूडेंट एफर्ट करना चाहते हैं, मैं सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, रैंडमली कोई भी बुक मत सॉल्व करें कभी भी। कभी भी कोई भी बुक स्टार्ट करने के लिए आपको एक चीज ध्यान देनी चाहिए, कभी भी कोई सा बुक स्टार्ट करने से पहले हमने नोट्स में जो एग्जांपल्स आपको कराए हैं उनको थारोली देखना होता है, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। आप बिना कॉन्सेप्ट के कोई आंसर लेके भी आ गए ना, अगर आप विदाउट एनी कॉन्सेप्ट कोई आंसर लेकर भी आ गए तो फाइनल एग्जाम में बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में चीजें इस तरीके से मोल्ड की जाती हैं कि आप उस तरीके से, अगर थारोली आपने चीजें नहीं सॉल्व की हैं तो आप नहीं कर पाओगे। अब रीजन क्या है इसका, ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल 30 चैप्टर्स हैं। जब आप फाइनल कोई भी एग्जाम दोगे क्लास 12th में, तो 30 क्वेश्चन से ज्यादा एक सब्जेक्ट में नहीं रहते हैं, विच मीन्स एक चैप्टर में एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा। तो अभी सोचो, अगर एक पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन मुझे पिक करना है तो आई विल सेलेक्ट द बेस्ट वन ना। तो सभी लोग ये चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। करना क्या होता है, मैंने जितनी नोट्स आपको पोस्ट की हैं वो नोट्स का एग्जाम्पल हमने क्यों ऐसा किया अच्छे से करना होता है और उसे याद करने का ट्राई करना होता है। ओके, इस टाइप का सिनेरियो होता है तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस शीट करना होता है। वो सारे लॉजिक आपको रिलेट करने होते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं सर, प्रैक्टिस मतलब आपने लेक्चर में तो सारे क्वेश्चन कराए नहीं होंगे। तो पॉइंट ये है कि जब आप फाइनल एग्जाम देंगे तो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ शीट्स होंगी और लाइक 30-40,000 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। आप इतने क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो उस समय आपको चाहिए कि आप एक कंसाइज मटेरियल पढ़ो और आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझसे हर टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो कंसाइज मटेरियल है हमारा नोट्स। तो इसलिए आपको हमेशा सारे क्वेश्चन नोट्स से रिलेट करके ट्राई करने हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप फाइनल एग्जाम देंगे तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ोगे और आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं यार, मुझसे तो सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे टाइप में। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। तो इसलिए जैसे ये मैंने क्वेश्चन कराया तो आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी है कि पोजीशन को लेके हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि यार पोजीशन वेक्टर माइनस करते हैं अगर हमें किसी के रेस्पेक्ट में चाहिए, बट यहाँ पर हमें 2,3 का रेस्पेक्ट नहीं चाहिए। हमने 2,3 से स्टार्ट ही किया था वेक्टर। तो इसलिए हमें पहले ओरिजिन टू 2,3 चाहिए होगा, फिर 2,3 से हमारा फाइनल वेक्टर चाहिए होगा, वो हमारा फाइनल वेक्टर आएगा। तो यहाँ पर हमें विद रेस्पेक्ट नहीं पूछा, बट सेकेंड सिनेरियो में ऑल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय एन पर्सन स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट। ये ऑब्जर्वर है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर फाइंड करना है तो फिर हमें बाद में माइनस करना पड़ेगा। तो पहले अब हम पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे, सो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, 2,3 का वेक्टर, मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप, ये हो गया हमारा ए वेक्टर। प्लस बी वेक्टर अभी हमने लिख लिया है, ये था -16i कैप, ये ऊपर देखें, और प्लस 12 कैप जे कैप, ये वेक्टर था। आर वेक्टर सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -14 i कैप प्लस 15 जे कैप, ये हो जाएगा हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर। इसके बाद आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आप बात करते हैं सेकंड सिनेरियो में। सेकंड सिनेरियो था पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, एक पॉइंट दिया हुआ है 6,4, विद रेस्पेक्ट टू 6,4। तो अब जब कभी विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट आ जाए तब हमें माइनस करना होता है। सो पोजीशन, न्यू पोजीशन की अगर हम बात करें, न्यू विद रेस्पेक्ट टू दिस मान लेते हैं 6,4, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। इसका नेम दे देते हैं कुछ, मान लेते हैं पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू पी। तो पी है एक 6,4, सो आर विद रेस्पेक्ट टू पी। सो अगर हमें आर विद रेस्पेक्ट टू पी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ इनिशियल पोजीशन माइनस पी वेक्टर। क्लियर? तो इस तरीके से हमें हो जाएगा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पी। तो पोजीशन वेक्टर है हमारा -14 प्लस 15 जे कैप, ये है आई कैप, और हमें माइनस करना है क्या, 6i कैप माइनस प्लस 4 जे कैप, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिया और हमें इसे माइनस करना है। मैंने पहले भी बताया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आई को आई से माइनस, जे को जे से माइनस।
तो 14 माइनस 16 कितना आएगा, -20 आई कैप एंड -4 हो जाएगा, सो ये आएगा +11 जे कैप। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यार अजिंक आप अपना माइक ऑफ रखा करें, बहुत बार आप माइक ऑन कर लेते हो यार। इफ यू हैव डाउट देन ओनली यू टर्न योर माइक ऑन, ओके, एंड इफ यू आर आंसरिंग समथिंग, अदरवाइज कीप इट ऑफ। So r vector with respect to this particular point will be this one. So ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें 6,4 किसी पोजीशन के रेस्पेक्ट में चाहिए तो हमें वो पोजीशन माइनस करनी पड़ेगी, और अगर हमें सिंपल चाहिए तो फिर हमें एक लॉजिक वाइज देखना पड़ेगा, जैसे मैंने इसमें ऐड किया है, हमने एक ए एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया है। ये पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। अभी क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सिनेरियो। सपोज दो से ज्यादा फोर्सेस है हमारे पास। अभी तक हमने रिजल्टेंट टू फोर्सेस की बात की है, अब हम बात करेंगे रिजल्टेंट ओके। तो हमें अगर रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स चाहिए तो फिर क्या सिनेरियो होगा। अब देखना यार, इसमें लॉजिक काम आएगा। या समृद्धि, यू हैव एनी डाउट? So please repeat that question. Okay, this one, the whole question or some particular part you missed? About that, Which part you missed? how the b value came. Okay, b Value of value. ओके, चलेगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कि अगर हमें किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में चाहिए, सपोज ये पॉइंट है P 6,4, हमें किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी चीज की पोजीशन चाहिए। सपोज मुझे 3,3 पर एक पर्सन है, मुझे इसकी पोजीशन चाहिए विद रेस्पेक्ट टू 2,1। सो इसका मतलब ये होगा कि इस पोजीशन को 2,1 से हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। तो इसका मतलब इसका 3 - 2 करेंगे क्या आएगा 1, और 3 - 1 करेंगे क्या आएगा 2। सो यह आ जाएगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो दैट्स हाउ वी सॉल्व विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। तो वो जो फाइनल पोजीशन थी, ये जो आ रही है फाइनल पोजीशन, इसको हमने विद रेस्पेक्ट टू 6,4 फाइंड किया है, इसलिए हमने 6,4 माइनस कर दिया है। सर अगर इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू 6,4 पूछा होता तो? अगर इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू 6,4, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी 2,3 थी, और वो हमें पूछा है विद रिस्पेक्ट टू 6,4। रिमेंबर 3,2 को पूछा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वाले को माइनस करेंगे। तो इसका मतलब आंसर आएगा 2 - 6 मतलब कितना आएगा -4, एंड 3 - 4 मतलब +1। सो ये आ जाएगा -4 आई कैप एंड +1 मतलब जे कैप। ये आंसर होगा इनिशियल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू दिस 6,4। ओके सर। ओके, तो और कुछ डाउट पोजीशन रिलेटेड किसी को? पोजीशन हम कैसे फाइंड करें? कुछ नेम दे देते हैं यार। अगर इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ नेम Q, कि लेट से ये वाला जो फाइनल पॉइंट था ये फाइनल पोजीशन है Q, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे बोलेंगे RQ चाहिए विद रेस्पेक्ट टू P। तो इस तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RP, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ P माइनस करनी पड़ेगी पोजीशन ऑफ Q से। सो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था पोजीशन पर्सपेक्टिव, कि RQ विद रेस्पेक्ट टू P का मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ P। चलिए अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। क्लियर? अच्छा, मोर देन 2 वेक्टर्स यार टोटली लॉजिक है। लॉजिक है क्योंकि हमें 3 के लिए कोई रूल नहीं पता है, हमें डिफरेंट लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं 3 वेक्टर्स को। कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्टली 3 वेक्टर्स के लिए, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कुछ आइडिया लगाना है। पहले 2 वेक्टर को सॉल्व करना है, फिर दूसरे वेक्टर से रिलेट करके करना है। तो मैं लेट्स से एग्जांपल वाइज इसको समझाऊंगा। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट पैटर्न होगा, तो हम इसको एग्जांपल वाइज सीखेंगे।
लेट्स से ये 3 वेक्टर्स हैं, ये है 20 न्यूटन, ये है 60 न्यूटन और ये है 40 न्यूटन। डन। नाउ फाइंड द रिजल्टेंट। मैं अभी सॉल्व करूंगा, आप लोग सिर्फ डाउट्स बताएं अगर आपको समझ में नहीं आए। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। सो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। ओके, अभी आंसर नहीं करना है, आंसर की कोई बात नहीं है यहाँ पे। मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन आपको ये बताने के लिए लिया हुआ है कि आपको लॉजिक लगाना है कोई 2 वेक्टर सॉल्व करने का। तो लॉजिक क्या है, रिजल्टेंट अगर 3 आपको सॉल्व करने हैं तो लॉजिक ये है कि कोई 2 वेक्टर आप सॉल्व करो जो इजी दिख जाए। तो अगर आपको ऐसा डायरेक्ट अपोजिट वेक्टर दिख जा रहे हैं तो ये तो एकदम इजी है ना सॉल्व करना। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सॉल्विंग में क्या करना है, टारगेट 2 easiest vector. So target 2 vectors whose resultant is easy to solve. ओके, तो हमें बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि 40 और 20 का रिजल्टेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इनका रिजल्टेंट बहुत इजीली दिख रहा है 60 और 20 का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 और 20 का रिजल्ट निकालेंगे। अभी क्या है, दोनों जस्ट अपोजिट है, तो जस्ट अपोजिट है मतलब क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो दिस 40 विल रिमेन और यहाँ पर आ जाएगा दोनों का माइनस। मैंने लेफ्ट क्यों किया, बिकॉज 60 इज हायर, सो 60 माइनस 20 विल बी द आंसर। तो अभी देखें आंसर क्या दिखेगा, आंसर दिखेगा ये 40 है और ये 60 माइनस 40 ये भी क्या हो गया 40। अभी देखो दोनों क्या है 90 डिग्री पर है, याद है ना 90 डिग्री पे तो हम रिजल्टेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। और मैंने समझाया था कि अगर ऐसे 40 स्क्वायर मिल रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर टाइप लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 40 स्क्वायर। सो 40 बाहर आ जाता है और रिजल्टेंट आ जाएगा 40√2। ये हमारा हुआ पैटर्न। अब बात आती है डायरेक्शन। तो हमें पता है कि ये दोनों क्या इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इक्वल वेक्टर्स है तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, एग्जैक्ट बीच में से जाएगा 45 डिग्री। क्लियर। सो डायरेक्शन विल बी 45 डिग्री। अच्छा 45 डिग्री देखो, मैंने नॉर्थ ईस्ट वगैरह कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये समझना है इट इज 45 डिग्री फ्रॉम 60 न्यूटन। तो किसी रेफरेंस से लेके अब हम बताएंगे, और 45 डिग्री फ्रॉम 20 न्यूटन फोर्स, सॉरी 40 न्यूटन फोर्स। इस तरीके से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले बताएं अगर किसी को इस सिनेरियो में कुछ भी डाउट रहा हो, ये जो अभी हमने केस डिस्कस किया हुआ है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। अगर मोर देन 2 वेक्टर्स है तो हम क्या कर सकते हैं। ओके, ये पक्का सबको क्लियर है कि ये एकदम क्लियर, बहुत ही सिंपल दिख रहा है मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए। सर या प्लीज पूछिए। एक्सप्लेन करिए फिर से। ओके देखिए सुने, सपोज मोर देन 2 वेक्टर्स है, हमारे पास जो फॉर्मूला एंड लॉजिक है वो तो सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए है। तो हमें क्या करना होगा, हमें 3 वेक्टर्स के लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जुगाड़ ये है कि आप क्या करो, टारगेट 2 वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट इज इजी टू सॉल्व। तो इससे होगा क्या, अगर आपने 2 वेक्टर को सॉल्व कर लिए तो बन जाएगा एक। सपोज ये 2 वेक्टर्स है तो इनका रिजल्टेंट आ गया एक, ये सिंगल। और आपको 3 वेक्टर दिए था, 1 2 3, ये 3 वेक्टर था, बट आपने पहला और दूसरे का रिजल्टेंट निकाल लिया। तो इसका मतलब ये कि अब आप फर्स्ट और सेकंड रिमूव कर सकते हैं ना। अब आपको ये दोनों बचे, इन दोनों का रिजल्टेंट फिर से निकाल दीजिए। सो बेसिकली 2 टाइम्स आपको रिजल्टेंट का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो उस लॉजिक को हमने देखने के लिए सबसे सिंपल बात देखी कि अगर 2 वेक्टर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में तो वो डायरेक्टली सबट्रैक्ट हो जाएंगे, कंपोनेंट करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये पार्ट था कि देखो ये 60 और 20 इसका अपोज कर रहा है, तो जीतेगा कौन, 60 वाला जीत जाएगा यार। बहुत ही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 60 वाला उसको टेक ओवर करेगा। सो डायरेक्शन किस तरफ होगी, 60 की तरफ, और 20 हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 60 माइनस 20 कितना बचेगा, 40। और बिकॉज दोनों वेक्टर सेम है तो एंगल कहाँ होगा, बीच में से जाएगा। अभी क्लियर है यार सबको। यस सर। ओके चले यार, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सर हाँ पूछें।
while writing direction, we can clearly see that it comes nearly northwest. So Yeah, why are we not writing them? actually, I can write. देखो, it is not a problem when the question is given in east and west format. Remember, अगर क्वेश्चन ईस्ट वेस्ट दिया है तो आंसर में भी ईस्ट वेस्ट के फॉर्मेट में ही पूछेगा, लाइक नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? जब क्वेश्चन में डायरेक्शन के बारे में बोला ही नहीं है, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स आंसर इज 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, दिस वन इज आंसर टू, बट प्रॉब्लम इज कि ऑप्शन में कभी ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमें ईस्ट वेस्ट में पूछ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन में 3 फोर्सेस पूछ रहा है बस। तो इसलिए हमें डायरेक्शन फोर्सेस के रेस्पेक्ट में बतानी चाहिए। ऑफ कोर्स 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट इज अ करेक्ट आंसर, बट जब ऑप्शन में ही नहीं होगा तो क्या करोगे टिक करके? तो आपको ढूंढना पड़ेगा किस वेक्टर से हमें देखा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं ना, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं अल्फा एंगल, तो ये अल्फा होता है ए वेक्टर से एंगल, ऐसा कुछ नहीं ईस्ट से है। मतलब अगर हमने एक वेक्टर ये बनाया और एक वेक्टर ये बनाया और आपने रिजल्टेंट निकाला ये अल्फा है, तो बेटा इसे ईस्ट से मत बोल देना, क्योंकि ईस्ट तो ये है। तो ये जो अल्फा है ये एक वेक्टर से एंगल है, ए वेक्टर से एंगल है, और ये बी वेक्टर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि रेफरेंस की बात है, जब वेक्टर्स दिए हैं तो वेक्टर के रेस्पेक्ट में पूछेगा, और जब ईस्ट वेस्ट देगा तो ईस्ट वेस्ट के रेस्पेक्ट में। क्लियर है अथर्व? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। ओके, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग। अभी इस बार मैंने टफ दे दिया है, मतलब आप किन्हीं 2 वेक्टर्स को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आपको लॉजिक वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 2 वेक्टर सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट 2 वेक्टर सॉल्व करो। ओके, मैं Sir. हिंट देता हूँ, 50 और 50 को सॉल्व करना इजी है। मैं बता रहा हूँ 50 एंड 50 को सॉल्व करना इजी है, बिकॉज इनके बीच के एंगल 120 दिया है। आप इन्हें सॉल्व कर लें पहले, तो कुछ ऐसे नेम दे देते हैं, इसलिए आपको बेटर रहेगा। लेट्स से ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है ए एंड सी को, फिर उसका रिजल्ट बी वाले के साथ सॉल्व करेंगे। तो ट्राई करें एक बार। ओके, तो मुझे लगता है ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आर डैश की बात करें, सो ए बी 50 सेम है, या ए बी 50 स्क्वायर है, सी बी 50 स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 50 इंटू 50, मतलब फिर से 50 स्क्वायर होगा, और कॉस 120 होता है -1/2। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को कॉस 122 नहीं याद रहा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट है
वो बेसिक मैथ्स के फर्स्ट 2 लेक्चर जरूर देख लेगा, उसमें हमने सारे एंगल्स की बातें की हुई हैं। फिर आर डैश की बात करते हैं। सो देखें ये 1 2 कैंसिल, बट ये -1 रह जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, ये सिनेरियो रहेगा। तो अभी दिख रहा है कि 50 स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आर डैश का आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 50। अब देखना यहाँ पर मैं एक नोट डाल रहा हूँ और जो सबको याद रहना चाहिए, एग्जाम्पल इसलिए कराए जाते हैं जिससे आप एग्जाम में या प्रैक्टिस शीट में जल्दी से सॉल्व कर पाओ। जल्दी से सॉल्व कर पाओ के लिए क्या, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। क्या डायरेक्ट क्या याद रख सकते हैं, सुने, सिंपल पैटर्न है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या, व्हेन 2 इक्वल वेक्टर्स are at 120 degree, then their resultant is same as any of the vector। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखें, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हमने 2 वेक्टर हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं ये 2 वेक्टर लेट्स से 120 डिग्री पर हैं, ये वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए जैसा ही है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, बिकॉज ये दोनों सेम है, तो कहाँ से जाएगा, बीच में से जाएगा। अगर ये 120 डिग्री था तो ये रिजल्टेंट कितना होगा, 60 डिग्री, और जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो भी किसके जैसे होगी, ए के जैसे ही होगी। तो ये खास बात है इस सेटअप की जो हमने अभी सॉल्व किया। तो अभी फाइनली एग्जाम में आपको सॉल्व ना करना पड़े, आप डायरेक्ट देख के बता दो सर ये दोनों 120 डिग्री में है, मतलब आंसर क्या आएगा, 50 आएगा, और कहाँ से जाएगा, बीच में से जाएगा। तो अभी इसमें किसी को डाउट है, ए और सी वाले सेगमेंट में से किसी को डाउट हो तो पूछ लो, हमने कैसे 120 को सॉल्व किया, और अब हम नेक्स्ट टाइम के लिए ये आंसर याद भी रखेंगे। अब हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें पता था कि ये 2 वेक्टर हैं, जो एक 50 है और एक 50 है, इन दोनों का जो रिजल्ट आया है, ये वेक्टर भी हमारा है ही, इन दोनों का जो रिजल्ट आया है वो बीच में से जाएगा, कहाँ से जाएगा, 60 एंगल से जाएगा। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। क्लियर, तो रिजल्टेंट भी कितना आ गया, 50 आ गया है हमारा। ये है सी वेक्टर, ये है ए वेक्टर। तो अभी थॉट ये है कि एक स्टेप हो गया, हमने क्या सॉल्व कर लिया, ए और सी को सॉल्व कर लिया। ए और सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कि रिजल्टेंट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन सिर्फ लिख सकते हैं ये आर डैश, ये कितना है, 50। ओके, अब दूसरा वेक्टर जो था वो है हमारा ये है हमारा बी वेक्टर। सो बी वेक्टर कितना था, 30। अब अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। सो इसका मतलब फाइनल रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो अब मैं फाइनल रिजल्टेंट सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू रूट ऑफ आर डैश का स्क्वायर मतलब 50 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 30 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, कितना होगा, √3/2। सो यहाँ से r सॉल्व कर सकते हैं, r की वैल्यू जो हो जाएगी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 50 इंटू 30 15√3। इसे सॉल्व कर दें, सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको इसी टाइप का आंसर मिल जाता है। कुछ कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन आ रहा है और 5 एंड 3 को कॉमन लेने का ट्राई करेंगे, वैल्यूज़ हमारी आ जाती हैं काफ़ी। तो इस तरीके से अगर हम अप्रोच करें तो ये आंसर आ जाएगा 10 बाहर आएगा और अंदर रहेगा 25 एंड 3 का स्क्वायर 9। सो ये हो जाएगा टोटल 34 प्लस 15√3। ये रिजल्टेंट का फाइनल आंसर होगा। आंसर देखने में क्लमजी लग सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट है? ओके, ऐसे क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट पूछता है ना, वो वर्टिकल से एंगल पूछता है। क्यों? क्योंकि अब देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना टफ होगा ना, तो ये हमें पता है कि इनका रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ बेंट होगा 50 वाले की तरफ, बिकॉज 50 ज़्यादा है,
और ये फाइनल रिजल्टेंट होगा। बट क्वेश्चन में हमें अल्फा निकालना आता है, ये अल्फा, बट ये अल्फा नहीं पूछेगा ना, क्योंकि ये अल्फा हो जाएगा 60 प्लस अल्फा अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछेगा। सो उसके जगह पे क्या पूछ लेता है हमसे, वर्टिकल से एंगल पूछ लेता है। सो अगर वर्टिकल से अल्फा पूछेगा तो tan अल्फा का भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम tan अल्फा भी निकाल सकते हैं। ये फाइनल पार्ट था जो मैंने बताया कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है अगर हमें 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए। सबको समझ आ रहा है? अगर 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम रहती है। इसमें किसी का कुछ डाउट? नो सर। हाँ पूछें। सर सी वेक्टर है ना 50 न्यूटन का, तो हाँ उसके अगर हमने कंपोनेंट किए तो? वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके गुड। तो अभी ये एक मेथड है जो हमने डिस्कस किया कि यार पहले 2 के रिजल्टेंट निकालो, फिर बाकी 2 के निकालो। बट ये एक बहुत कन्वेंशनल और मतलब ओल्ड मेथड है कि यार इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसके जगह पे हम एक नया मेथड देखते हैं जो मैंने आपको बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था कि यार कंपोनेंट सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये है कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया है आपको। ये मैंने इंटेंशनली कराया है क्वेश्चन कि आप यहाँ पे फोकस कर पाओ। जब 2 वेक्टर जस्ट अपोजिट होते हैं तो उन्हें सॉल्व करना कितना इजी होता है, जस्ट 60 माइनस 20 कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फिगर की बात करूं, इस फिगर में, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस फिगर को अगर मैं फिर से रीड्रॉ करूं और यहाँ पर एक लॉजिक लगाऊं कि इस वेक्टर को और इस वेक्टर को सॉल्व करना 120 डिग्री था, टफ था, लेकिन अगर हमने इसे हॉरिजॉन्टल में ले आए तो सॉल्व करना बहुत इजी होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखें, ये क्वेश्चन 50 न्यूटन है, ये 30 है और ये 50 है और ये 120 डिग्री है। सो अगर ये 120 डिग्री है मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। अब हम करने क्या वाले हैं, हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करने वाले हैं। इस वेक्टर को रिजॉल्व करने से बेनिफिट क्या होगा कि ये 2 कंपोनेंट में आ जाएगा। एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ओके, एक कंपोनेंट होगा इसका ये वाली डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा ये वाली डायरेक्शन में। तो इस तरीके से 2 डायरेक्शन हमें मिल जाएंगी और ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो ज़्यादा हमें कुछ भी प्रॉब्लम करनी ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखें क्या होगा, ये वेक्टर रहेगा, एक ये वेक्टर रहेगा, ये 50 है, ये 30 है। अब 2 रिजॉल्व्ड पार्ट आएंगे। क्या, यहाँ पर आएगा थीटा गिवन है तो कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा 50 इंटू कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पर आएगा इस डायरेक्शन में 50 इंटू साइन 60 डिग्री। ये चीज़ें आ जाएंगी। अभी बहुत ही क्लियर है, ये चीज़ बहुत ही सिंपल है। क्या कि अगर हम बात करें तो ये दोनों वेक्टर तो ऐड होंगे ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में मतलब 30 प्लस 50 cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 होता है √3/2 मतलब 25 √3। तो ये हो जाएगी वैल्यू 25 √3। डन। ये वेक्टर की बात करें अगर, तो ये वेक्टर ऑलरेडी था 50 हमारे पास। ये वेक्टर कितना बचा, जस्ट अभी हमने सॉल्व किया है। तो 50 cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो इस वैल्यू को भी लिख देते हैं 25। अभी देखो कितना स्ट्रेट हो गया। हमें पता है कि 2 वेक्टर अगर जस्ट अपोजिट हैं तो उन्हें सॉल्व करना इजी है। आंसर किस तरफ आएगा, हायर वेक्टर की तरफ। तो 50 वाला ज़्यादा है मतलब 50 की तरफ आंसर रहेगा। कैसे हो जाएगा 50 माइनस 25 ये, और ये वेक्टर हमें पता है ये 30 प्लस 25 √3। ओके, तो इस तरीके से हम फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा, ये वेक्टर 25 है और ये वेक्टर है 30 प्लस 25 √3। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल से भी एंगल पूछा है ना, तो आप हॉरिजॉन्टल से भी अच्छे से एंगल बता सकते हैं अल्फा। कैसे, 90 डिग्री है ना, तो tan अल्फा बताया ना, tan अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर में कौन है, ये बड़ा सा वैल्यू, मतलब क्या, ये 30 प्लस 25 √3, और बेस में क्या वैल्यू है 25। इसे सॉल्व कर देंगे, ये हमारी tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर tan अल्फा वगैरह पूछा होता तो फिर ये कंपोनेंट रेजोल्यूशन मेथड सबसे बेस्ट होता है। सो इस मेथड को अगर हम बोलेंगे, सो रिजॉल्विंग टेक्निक हम इसे बोलते हैं, रिजॉल्विंग टेक्निक।
अब रिजॉल्विंग मेथड की एक खास बात है कि आपको देख के चलना है, मतलब ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हर जगह करते चलना है। यूजुअली रिजॉल्विंग से इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो नंबर √3 आया है ये एक सिंपल नंबर आ जाएगा, अगर तो फिर 30 के साथ अच्छे से ऐड भी हो सकता है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन में 30 की जगह 30√3 लिख देता तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये पार्ट था हमारा कि हमने किस तरीके से इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करके और डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व किया हुआ है। इसमें किसी को कुछ डाउट है रिजॉल्विंग टेक्निक में? हमने कैसे रिजॉल्व किया है cos थीटा sin थीटा, बहुत ही जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं और 90 डिग्री के लिए हमें डायरेक्ट आंसर पता होता है। तो मैं यहाँ पे आंसर भी लिख देता हूँ। 90 डिग्री होगा तो आंसर होगा √25² प्लस 30 + 25√3। तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट की वैल्यू और एंगल हमने निकाल लिया हुआ है। चलो, रिजॉल्विंग टेक्निक में किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। ओके, तो बात कर लेते हैं रिजॉल्विंग टेक्निक। सबको क्लियर है तो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। देखें, चलिए सब लोग फाइंड करेंगे, इसका आंसर बताएंगे हमें चैट बॉक्स में। Okay, so in this particular question, the most important part is to draw a figure. First, you need to draw the figure, then only you will be able to solve. So I'll guide you with the figure. Let's take a reference. Suppose this is our particular vector. So this one is our f, or any vector you can choose. Now, what the question is asking about, the three equal vectors are acting at 120 degree from each other. It means that the second vector is at 120 degree from this particular vector. So the second vector is f at 120 degree, and the next third vector, it is also at 120 degree from this particular vector. So this also will be at 120 degree from this particular vector. If you see, because the total angle at the center is 360 degrees, so I can see that this angle will be 120 degree or this angle can be 120 degree, whichever suits you. तो ये तीन फोर्सेस हो जाएंगे। अब इनका आपको रिजल्टेंट बताना है, ये सारे फोर्सेस का। ओके, अश्विन करेक्ट आंसर, वरद करेक्ट आंसर, okay, good Ayush, Karthik correct answer, Shrijit it's not correct, Harshada correct answer, very good. So I guess you have got the idea. देखिए क्या होगा, अभी अभी जस्ट मैंने प्रीवियसली सिखाया है आपको, यही चीज यूज करनी होती है। इफ टू वेक्टर्स आर एट 120 डिग्री, रिमेंबर ये देखो ये लॉजिक, इफ टू वेक्टर्स आर एट 120 डिग्री इक्वल वेक्टर्स, देयर रिजल्टेंट विल बी ऑफ सेम वैल्यू, which means to this figure I can simply say कि the resultant of this f and this f, this f and this f, it will pass in between, और आंसर भी क्या आएगा इस रिजल्टेंट का f। तो अब ये आप पूछना मत डाउट, मैंने प्रीवियसली ये एज अ थॉट लिखा दिया है कि रिजल्टेंट जो होगा वो क्या आएगा, f आएगा। चाहिए तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं,
एक लाइन लिख सकते हैं, r डैश विल बी रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2 times of f into cos 120 degree, and like that if you solve r dash you will get as f. Okay, now the point is at this particular point डायरेक्शन देखो, दो वेक्टर ही बचने वाले हैं, तो अगर इन दोनों को मैं रिजल्टेंट वाइज ड्रॉ करूं तो देखो सिर्फ दो वेक्टर ही बचेंगे, ये दोनों वेक्टर तो हट गए, इन दोनों की जगह हमने रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, ये r डैश कितना आ रहा है, f जितना आ रहा है। ओके, ये वेक्टर कितना है 60 डिग्री। अच्छा, अभी हम बात करें कि ये इस वेक्टर से जो ये वाला वेक्टर था ये था 120 डिग्री पे, सो अगर ये 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब टोटल दोनों किस में है, 180 डिग्री में है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है, ये वाला इस डायरेक्शन में है और ये वाला जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। सो अगर मैं फाइनल रिजल्टेंट की बात करूं, फाइनल रिजल्टेंट आर वो क्या हो जाएगा, f माइनस एफ, मतलब r कितना आ जाएगा 0, बिकॉज r डैश एंड f आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। सो हमें पता है कि अपोजिट डायरेक्शन है तो हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो ये लॉजिक्स को यूज करके देखो हमने तुरंत निकाल लिया कि रिजल्टेंट हमें क्या आने वाला है, 0 आने वाला है इस वेक्टर के लिए। सो रिजल्टेंट ऑफ दिस सेटअप विल बी 0। इसका मतलब ये है कि दे आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। डन। अच्छा, अभी लेट से मैं एक आपको 5 फिगर्स का क्वेश्चन दे देता हूं। लेट से मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, 5 equal forces, 5 equal forces are acting at a point and all the forces are equiangled. Equiangled means सेम एंगल पर है। देन फाइंड द रिजल्टेंट, देन फाइंड द रिजल्टेंट। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने फोर्सेस बढ़ा दिए हैं, अभी हम 3 फोर्सेस से 5 फोर्सेस के सेटअप में पहुंच गए हैं। तो 5 फोर्सेस के सेटअप में सबसे पहले तो ये समझो कि एक पॉइंट पे 5 फोर्सेस लग रहे हैं और सारे इक्वल एंगल पे हैं। तो हमें पता है कि एक पॉइंट पे एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 वेक्टर्स यूज करने वाले हैं इस एंगल 72. या सो इट विल बी 72। सो इट मींस ऑल द वेक्टर्स आर एक्टिंग समथिंग लाइक दिस। सपोज ये है, दूसरा वेक्टर इससे 75 डिग्री 72 डिग्री पर है, तो ये हो गया एक एफ वेक्टर, ये हो गया एक एफ वेक्टर, फिर एक और एफ वेक्टर होगा। तो लेट से ये दूसरा एफ वेक्टर है, फिर एक और एफ वेक्टर होगा, ये लेट से थर्ड एफ वेक्टर है और लेट से एक और एफ वेक्टर होगा 5। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई वेक्टर किसी को कैंसिल नहीं करेगा और आप इतना सारा रिजल्टेंट निकाल भी नहीं सकते हैं। सारे एंगल 72 हैं और इतने सारे रिजल्टेंट हम निकाल भी नहीं सकते हैं। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। वो लॉजिकल क्वेश्चन क्या है, हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। if n equal forces, n can be any number, if n equal forces are, forces मतलब vectors, okay? So if n equal vectors are acting at a point and all are equiangled, then their resultant will be 0. Is always 0. तो इसका मतलब ये है कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, एफ नेट 0।
और अब आप लोग पूछोगे सर कैसे आ गया, तो बेटा आप लोग सॉल्व करके देख लो, हमेशा आंसर 0 ही आएगा। तो जब हमें पता है कि यार कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 0 आएगा। आपको चाहिए तो आप हेक्सागन सॉल्व कर सकते हैं। हेक्सागन कैसा दिखेगा? हेक्सागन में 6 वेक्टर्स सारे अपोजिट होंगे, ये 60 डिग्री अगर सारे 60 डिग्री। या तो इसका मतलब क्या होगा? अभी क्लियरली दिख रहा है कि ये वेक्टर कैंसिल करेगा इस वेक्टर को, ये वेक्टर कैंसिल कर देगा इस वेक्टर को, और ये वेक्टर कैंसिल कर देगा इस वेक्टर को, तो एफ नेट आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, मतलब ये एग्जांपल वाइज मैं देख सकता हूँ। लाइक अगर मैं देखूँ इन अ हेक्सागन, सो इन अ हेक्सागन अगर बात करें तो क्या सिनेरियो होगा? एफ नेट हो जाएगा 0। सो इन अ हेक्सागन एफ नेट 0। तो ये पार्ट यार सबको समझ में आया है कि अगर इक्वल फोर्सेस हैं और एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ओके, तो इस तरीके से हम ये चीज़ ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी बताओ यार, यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया मल्टीपल रिजल्टेंट का, हमने कंपोनेंट वाला पार्ट, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो यार। यहाँ तक के सिनेरियो में किसी को कुछ डाउट हो तो बता दे, क्योंकि यहाँ से हमारा रिजल्टेंट का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताए। ये वाला सिनेरियो जो हमने देखा ये एज अ थ्योरम सबको याद रखनी है, जरूरत पड़ने पे यूज करते रहना है। पक्का क्लियर है सबको? ओके ओके गुड। यस सर। ओके वेरी गुड। चले तो अब हम बात करते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया हुआ है वो हमने डिस्कस किया प्लस एंड माइनस, वेक्टर्स का एडिशन और सबट्रैक्शन हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें डिस्कस करना है वेक्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, सो अभी जो हमारा पार्ट रहेगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो नेक्स्ट, और ये बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, अच्छी बात ये है कि वेक्टर का डिवाइड नहीं होता है। मतलब आप लोग कैसे समझे? सपोज दिया हुआ है ए वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर, क्या आंसर आएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिवाइड का कोई रूल ही नहीं होता है। कैंसिल हो जाएगा। नहीं, इसको हम चेंज करेंगे कैसे? सपोज इसका आंसर आएगा एक्स, ए बाई बी वेक्टर आएगा कुछ एक्स वेक्टर, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, दैट ए विल बी एक्स वेक्टर इनटू बी वेक्टर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट क्या है कि डिवाइड हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन काफी है, प्रोडक्ट काफी है अगर हमें वेक्टर का सॉल्व करना है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात कर रहे थे, वेक्टर प्रोडक्ट की। यार अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, थोड़ी सी कंफर्टेबल चीज है। कंफर्टेबल मतलब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसे कैसा सॉल्व करना चाहते हैं। ऑप्शन है मतलब क्या है? देखिए, सपोज आपको दो वेक्टर मल्टीप्लाई करना है, कि ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, मल्टीप्लाई करना है। तो यार आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सपोज आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो डायरेक्शन नहीं चाहिए तो मतलब आपने डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर, ओके, वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आपने क्या बना दिया है? यहाँ पर स्केलर बना दिया है, क्योंकि आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन भी चाहिए तो इसका मतलब वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आपने क्या बना दिया है? वेक्टर बना दिया है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन है प्रोडक्ट के, दो टाइप हैं। एक प्रोडक्ट का नेम है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इनका मतलब क्या है कि स्केलर चाहिए तो स्केलर प्रोडक्ट कराएंगे, और अगर वेक्टर चाहिए सो वेक्टर प्रोडक्ट कराएंगे। ओके, अभी क्या है कि नोटेशन में कभी भी कंफ्यूजन ना आए, कुछ भी कंफ्यूजन ना आए, इसलिए हम एक काम क्या कर सकते हैं, इनके लिए हमने एक सिंबल्स बना रखे हुए हैं। मतलब स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए सिंबल्स बना लिए हैं। वो सिंबल क्या है? हमें सपोज 2x लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? 2 इंटू एक्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू एक्स लिखना है तो हम 2 इंटू एक्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम दो टाइप की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट लगा सकते हैं, ये फिर ऐसा क्रॉस भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिंबल यूज़ कर लिए। हम स्केलर प्रोडक्ट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। तो इसलिए हमने इसका नेम रख दिया है डॉट प्रोडक्ट। तो इस स्केलर को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि जस्ट हमें डॉट रखना होता है प्रोडक्ट के लिए। सिंबल जो हम यूज करेंगे वो डॉट यूज करेंगे, और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम यूज करेंगे क्रॉस। तो इसका नेम हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो वेक्टर के लिए अगर हमें यूज करना है तो हम क्रॉस जस्ट करा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग ये है कि सपोज एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है मैंने एक डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और जो आंसर आएगा वो सी वेक्टर नहीं होगा, वो क्या होगा, एक स्केलर होगा। तो ये क्या है, स्केलर है यहाँ पर। क्लियर? अच्छा, ये यही बात अगर हम यहाँ पर करें तो रिप्रेजेंटेशन होगा, सपोज एक ए वेक्टर है, अब हम मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस यूज करेंगे। बी वेक्टर है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सी एक वेक्टर आएगा। तो इस तरीके से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी करा सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट फिर से देखें क्या पॉइंट बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि एक ए वेक्टर है और बी वेक्टर में मल्टीप्लाई कराना है, तो हम सिंबल जो यूज करेंगे वो क्रॉस यूज करेंगे, और जो आंसर आएगा वो पूरा वेक्टर आएगा, सिर्फ स्केलर नहीं आएगा। तो ये जो सी है ये एक वेक्टर है। अच्छा, अब अच्छी बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट हम करा रहे हैं इसके हमारे पास फॉर्मूले भी डिफाइन है कि अगर आपको दो चीज़ों का प्रोडक्ट कराना है, तो लेट्स से सी है, तो सी मतलब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो कुछ है नहीं। तो मैग्नीट्यूड की बात करें, सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी, अगर सी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ए बी कॉस थीटा। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का, ए बी कॉस थीटा। मतलब क्या है इसका, सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये बार अगर हमने लगा दी मतलब मैग्नीट्यूड, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, थीटा उनके बीच का एंगल है। तो सी हम निकाल सकते हैं सिर्फ सिंपल से फॉर्मूले से, क्या, ए बी इंटू कॉस थीटा। अब बात करते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो डायरेक्शन तो होती ही नहीं है, डायरेक्शन होगी ही नहीं, सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ही होगा। जबकि हम क्रॉस प्रोडक्ट में अगर बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मेट होगा उसमें अगर मैग्नीट्यूड ऑफ सी बात करें, सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी, अगर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा की जगह यहाँ पर आ जाता है साइन थीटा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि लेक्चर नंबर जो 2 था, लेक्चर नंबर 1 और 2 बेसिक मैथमेटिक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन और कॉस तो पूरा भर भर के रहेंगे इस वेक्टर्स में। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना है। इसका मतलब ये है कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसे कैसे लिख सकते हैं, सी वेक्टर के ऊपर ऐसा बार बना सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और सिंपल सी भी लिख सकते हैं। उसका मतलब होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अच्छा, अभी ये ध्यान देना है कि सी अगर सिंपल लिखा है तो ए भी साइन थीटा लिख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए मतलब मैग्नीट्यूड, बी मतलब मैग्नीट्यूड, साइन थीटा उनके बीच का एंगल। वेक्टर मत लगा देना, क्योंकि अगर वेक्टर लगाया है तो फिर मॉड लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के लिए। तो अगर आपने सिर्फ नंबर ए बी यूज किया है तो हम ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, बट अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ सी, डायरेक्शन ऑफ सी, सी की डायरेक्शन क्या होगी देखें, तो सी की डायरेक्शन बहुत ही स्पेसिफिक है। सी वेक्टर की अगर हमें डायरेक्शन की बात करनी है, बहुत ही स्पेसिफिक है। क्या, कभी भी अगर दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो जो सी वेक्टर आएगा वो होगा दोनों के परपेंडिकुलर। सो इट विल बी डायरेक्शन which is perpendicular to
बोथ ए एंड बी। तो याद रखना है कि इसका मतलब ये है कि जो सी की डायरेक्शन है वो बहुत ही अलग है। इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ। मतलब सोचो एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कभी बना सकते हो क्या? नहीं। अगर आपने ऐसे बी के परपेंडिकुलर बनाया तो वो ए से परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। क्लियर? अगर हमने ए के परपेंडिकुलर बनाया तो वो बी के परपेंडिकुलर कभी नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में पॉसिबल है सिर्फ इन दोनों का प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब ये जो मैं स्क्रीन में लिख रहा हूँ, इसके जो बाहर वेक्टर होगा उसको थोड़ा सा 3D में देख लेते हैं। सपोज ए एंड बी वेक्टर ये प्लेन में है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये ए और बी वेक्टर ये एक प्लेन में है। इस प्लेन में दो वेक्टर है ए एंड बी। क्लियर? और ये जो वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है मतलब ये इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ये वाले वेक्टर के, और अपने इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में ए बी होंगे उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तभी पॉसिबल है कि वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा पार्ट था डॉट और क्रॉस का। इन पे अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए पहले हमें इतना चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो मैं एक बार स्क्रीन दिखाता हूँ, आप 1 मिनट पहले सारी चीज़ें याद करें रिगार्डिंग स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। पहले सारे फॉर्मूले एक बार याद करें, सारे कॉन्सेप्ट देखें कि क्या क्या लिखा है, और जो डाउट है वो पूछें। इसमें स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में किसी को कुछ डाउट हो तो पहले पूछ लो। ओके, तो दोनों के फॉर्मूले बहुत ही ईजी हैं। एक का है जस्ट ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट का, और एक का ए बी साइन थीटा। तो यार भूलना नहीं है, दोनों लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। सर हाँ पूछे। वो स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन, स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन होगी ही नहीं ना, क्योंकि स्केलर वाली चीज़ों की डायरेक्शन तो होती ही नहीं है। मतलब हमने डायरेक्शन डिस्कस ही नहीं की है। इसका मतलब ये है कि स्केलर प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू आएगी आपको सॉल्व करके। ओके सर। ओके, चले बात करते हैं आगे। फाइनली पर्टिकुलर एक एक ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की है स्केलर प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले हम डिटेल पे स्टडी कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट को। तो अपनी हेडिंग डाल देते हैं यार, स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट हम देख सकते हैं या फिर उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ओके, सो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में अब हम पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करेंगे, डिफरेंट केसेस कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें क्लियर रखनी है। सो सबसे पहले बात करेंगे हम केस नंबर 1, और ये केसेस सारे एकदम याद होने चाहिए। क्या? सपोज इफ two vectors are perpendicular, two vectors are perpendicular, तब क्या होगा? तो देखें, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या सिचुएशन होगी? सपोज ए डॉट बी हमें चाहिए। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है ए बी इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने का, ये जो मैंने छोटा सा डॉट बनाया है, इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। बट हमें साइड में गिवन है, गिवन क्या है? दैट थीटा इज 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डिस्कस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट का? ए डॉट बी क्या आ जाएगा? 0।
तो ए कुछ भी हो बी कुछ भी हो, अगर कॉस 90 डिग्री हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा? 0। तो इसी को अब हम एज अ रूल याद करते हैं क्या, कि अगर हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनका डॉट प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब वो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। या फिर गिवन है कि परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब पॉइंट ये कि इसका यूज क्या है, ये जो हमने सिनेरियो अभी आपको बताया इसका यूज क्या है, यूज देखें। इसका यूज कुछ इस तरीके से है, आपको पता है कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर अगर हम करा लें, ये कैप भी तो एक वेक्टर सी है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हमें रखेंगे आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर हम आई का मैग्नीट्यूड देखें तो 1 इंटू जे का मैग्नीट्यूड होता है 1, बट कॉस 90 क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब आई इंटू जे क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। इसका मतलब कोई भी वेक्टर जो 90 डिग्री में है उनका डॉट क्या आएगा? 0। इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई डॉट जे भी 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा, के डॉट आई भी करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू 0 फाइंड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से नजर आता है क्या, कि अगर हम देखें कि ये एक स्केलर वैल्यू है तो इसका मतलब ये कि डायरेक्शन का कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप चाहे ए डॉट बी कराओ तब भी आंसर क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा, और आंसर आप बी डॉट ए कराओ तब भी क्या आंसर आएगा? ए बी कॉस थीटा। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब ये आप डॉट प्रोडक्ट चाहे ए डॉट बी लिखो या फिर बी डॉट ए लिखो, दोनों चीजें क्या है? सेम है। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है कि दोनों चीजें क्या है? सेम। नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लाई कराया कि आई डॉट जे कराया, क्या होगा अगर हम सेम वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कराएं, मतलब आई डॉट आई कराएं तो क्या हो जाएगा? आई डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ, चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आई लिखेंगे पहले, अच्छा दूसरा भी मैग्नीट्यूड ऑफ आई है इनटू कॉस। अब बिकॉज आई वेक्टर इस डायरेक्शन में तो दूसरा आई भी तो उसी डायरेक्शन में होगा ना, आई वेक्टर। एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में? 0। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो हमें पता है cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो आई भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसका मतलब आई डॉट आई क्या आ जाता है? 1। तो अब ये हमें बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे क्या, यार आई डॉट आई कराओ या फिर आप जे डॉट जे कराओ या फिर आप के डॉट के कराओ, इन तीनों का ही आंसर क्या आ जाने वाला है? 1। तो इसे हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस सेटअप को हमें याद रखना है कि आई डॉट आई 1 होता है, आई जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। बट अगर उल्टा कराए, मतलब किसी 90 डिग्री वाले का कराए, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तो उन सब का क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाता है। अच्छा, इसी पे अगर हम लेट से दो इक्वल वेक्टर्स की बात करें, जैसे हमने अभी बात की ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें, तो क्या आंसर आएगा? तो आंसर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगेन, देन बिकॉज दोनों सेम वेक्टर है तो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, और वो होता है 1। और ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 नहीं लिख सकते, ए वेक्टर। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और सिंपल लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? हमेशा ए स्क्वायर लिख सकते हैं वेक्टर में। तो ये सारी चीजें थी जो हमने अभी डॉट में डिस्कस की केस 1 में। चलें फिर से एक बार देखें सब लोग, और इस पे बेस्ड हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने देखा कि दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री हैं तो हमें उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। फिर हमने देखा कि आई जे के आई ये सारे 90 डिग्री के वेक्टर्स हैं। अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है
के वेक्टर, तो सारे 90 डिग्री ही हैं हमारे पास। फिर हमने ये डिस्कस किया कि वेक्टर को चाहे सीधा लिखो या उल्टा लिखो, डॉट प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने डिस्कस किया और आई का मल्टीप्लाई कराएंगे, जे और जे का मल्टीप्लाई या के और के का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने ए और ए की बात की, तो फिर हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में हमें क्या डिस्कस करना है? केस 2 में अगर बात करें तो केस 1 में क्या था कि हमें वेक्टर्स के बीच का डिस्कशन कुछ भी नहीं गिवन था, लेकिन केस 2 पे लेट से अगर हमें वेक्टर गिवन है तो क्या करेंगे। सो सपोज आपको गिवन है वेक्टर, दैट वेक्टर ए इज सम लेट से 2i कैप प्लस 3j कैप, ये गिवन है, एंड वेक्टर बी गिवन है -4i कैप प्लस 2j कैप। सपोज ये गिवन है हमें इस तरीके से। नाउ हमें फाइंड करना है ए डॉट बी। तो केस 2 में हम सॉल्विंग की बात करेंगे कि यार ए डॉट बी होता क्या है। तो अगर हम बात करें तो इट इज अ बेसिक मल्टीप्लिकेशन ना, सो बेसिक मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन है ये बेसिक मैथमेटिकल प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब हमें कुछ करना नहीं है, हमें 2i कैप प्लस 3j कैप को डॉट लगा के मल्टीप्लाई करना है -4i कैप प्लस 2j कैप से। सब लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे हम करते हैं ना मैथ में मल्टीप्लाई, x प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, तो कैसे करते हैं? पहले इस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न हो जाता है। तो चले सॉल्व करते हैं। किस स्टेप में करेंगे सब ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर पहले होगा 2i कैप डॉट माइनस का 4j कैप, ये होगा स्टेप 1। स्टेप 2 प्लस 2i कैप डॉट 2j कैप, क्लियर। देन i कैप का दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब j कैप का कराएंगे, प्लस सो 3j कैप डॉट माइनस का 4i कैप, ये हो गया मल्टीप्लाई, प्लस अब 3 का 2j कैप से कराएंगे तो 3j कैप डॉट 2j कैप, ये हो गया। तो अभी बात ये होती है कि वेक्टर में नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, डायरेक्शन अलग से सॉल्व होती हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसकी सॉल्विंग करें तो नंबर हो जाएगा 2 इंटू 4 कितना हुआ? माइनस का 8 आई डॉट आई, यहाँ पर ध्यान दें हमारे पास है आई डॉट आई, प्लस 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4, ये होगा आई डॉट जे, प्लस माइनस 4 इंटू 3 12, ये होगा जे डॉट आई, प्लस 3 इंटू 2 6, ये होगा जे डॉट जे। अब आता है लॉजिक नंबर 1। केस नंबर 1 में हमने डिस्कस किया कि अगर आई डॉट आई है तो उसका आंसर क्या आ जाता है? 1। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, अभी देखो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब का क्या आता है? 1। लेकिन अगर आई और जे का कराया तो 90 डिग्री एंगल होने की वजह से क्या आता है? 0। तो इसका मतलब फर्स्ट और ये फोर्थ ये क्या आ जाएंगे? 1। बट आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई ये क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये वैल्यू हो जाएगी 0, और ये वैल्यू हो जाएगी 1, और ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका मतलब फाइनल आंसर अगर हम देखें तो कुछ दिखेगा ऐसा, -8 प्लस 0 -0 प्लस 6। सो 0 से तो कुछ मतलब नहीं, 8 और 6 सॉल्व होके क्या आ जाएगा? -2। सो देखो ए डॉट बी क्या आ गया? -2 आ गया। इसका मतलब विदाउट एनी डायरेक्शन आ गया ए डॉट बी। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव था कि ए डॉट बी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल जो हमने अभी सॉल्व किया। बट अब थोड़ा सा एक लॉजिक की बात कर लेते हैं। इसमें किसी को डाउट है यार आई डॉट ए जे डॉट जे हमने ये मल्टीप्लाई कैसे कराया? ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स हमने सॉल्व की है बस। अब थोड़े से लॉजिक की बात कर लेते हैं। लॉजिक ये है कि जब हमें पता है कि आई और आई, सपोज ए लिखा हुआ है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप,
डन। ये प्रोडक्ट है, सोचो बी लिखा हुआ है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब करेंगे क्या, अब करेंगे A1 का मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो जब हमें पता है कि आई का मल्टीप्लाई सिर्फ आई के साथ होता है, जे और के साथ 0 हो जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि A1 का मल्टीप्लाई B1 के साथ होगा, जे और के का नहीं होगा। हम यहाँ पे लॉजिक याद कर सकते हैं, ओनली I इज मल्टीप्लाइड with I, okay, and j cap with j cap and k cap with k cap। तो बाकी हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी लॉजिकली आंसर देखें, a डॉट बी का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा तुरंत। क्या, i को i से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और वो हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा a1 b1। क्लियर। फिर j का j के साथ कराएंगे तो सिर्फ होगा a2 b2 प्लस k का k के साथ कराएंगे तो होगा a3 b3। सो ये देखो, हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी हम आंसर बता सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी ये क्वेश्चन इजीली हम समझ सकते हैं कि केस 2 में जब हमें वेक्टर का डॉट कराना है तो हम कैसे करा सकते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज आपको गिवन है वेक्टर ए है एक, सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। वेक्टर ए गिवन है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी गिवन है माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस प्लस 3 के कैप, ये गिवन है सपोज। नाउ फाइंड ए डॉट बी। तो ये जल्दी से फाइंड करें, आंसर ओके, आंसर करने की जरूरत नहीं है अभी चैट बॉक्स में, बहुत ही सिंपल है। अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हमने क्या बताया, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो मुझे लगता है डॉट प्रोडक्ट अभी सब लोग सीख गए होंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आई का आई के साथ, तो आई कितना है 3 और इधर कितना है -1, तो आंसर हो जाएगा 3 इंटू -1, ये हुआ आई, प्लस ये हुआ आई। फिर जे, जे में क्या है -2 एंड 6, -2 एंड 6, ये क्या हो गया जे, प्लस के में कितना है 1 इंटू 3, तो ये हो गया के। -12। इस तरीके से हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अभी आंसर अगर देखें तो ये हो जाएगा -3 -6 इंटू 2 12 प्लस 3, सो द आंसर विल बी -12। ओके, Yes. तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना काफ़ी इजी है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आपको 2 रूल्स याद रखने कि आई और आई का क्या होता है, जे और जे का क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं केस 3, और ये काफ़ी एकदम अलग है और नया है और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा आप लोगों के लिए। केस 3 देखें, डॉट प्रोडक्ट का एक और यूज है हमारे पास, इट इज यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज सो एनी डाउट। यस सर। या पूछे, आई कैप और माइनस आई कैप हो तो बेटा आई कैप और माइनस आई कैप हो तो माइनस इज जस्ट अ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ना, आई और आई का क्या आएगा 1, और माइनस तो रहेगा ही वहां पर। इट इज समथिंग कि ये हुआ +1 और ये हुआ -1, सो +1 और -1 का क्या आएगा माइनस, आई और आई तो होता है 1। ओके सर। तो ये चीज हमने यहाँ पर की है ना, देखे यहाँ पर हमने 3 आई कैप और ये माइनस आई कैप है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस को आई के साथ ना समझे, माइनस को एज अ -1 समझे। सो सिर्फ नंबर का मल्टीप्लाई कराना है आई और आई का, तो 1 हो जाएगा।
ओके, और ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। तो केस नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट होता है। इट इज यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मतलब कैसे, सोचो ये वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, मैंने आपको बता दिया कि 30 डिग्री ईस्ट और ये सब चलेगा, लेकिन सोचो जब एक वेक्टर वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये लिखा है, तो आप तो पहले इसे ड्रॉ करोगे कि सर 2i कैप मतलब i कैप में 2, j कैप में 3, मतलब बीच में कहीं पे होगा। और दूसरा वेक्टर हमने दे दिया -2i कैप प्लस या -8j कैप, तो मतलब माइनस एंड माइनस मतलब किस में आ गए, इस वाले में, तो इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा इस तरफ। डन। तो इन दोनों के बीच एंगल, समझ रहे हो कितना टफ पार्ट हो जाएगा। पहले इसका अल्फा निकालो, फिर इसका अल्फा निकालो, फिर दोनों का अल्फा सॉल्व करो, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो जाएगा। तो उसके जगह पे हम इस डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखें, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो एज वी नो कि अगर दो वेक्टर है a डॉट b, तो हमें पता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत ही इजी है। अभी हमने सीखा ना, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत ही इजी है। बट हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ए बी इंटू कॉस थीटा। तो ये एंगल ही तो है ना, और यही तो हमें फाइंड करना था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आई कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर ए बी, और ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। क्लियर? इसको चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कभी कभी हो जाता है कि बुक्स में कुछ वेक्टर को सिंपल नहीं लिखता, मतलब जैसे मैंने ए बी लिख दिया, प्रॉपर मैग्नीट्यूड को इस तरीके से लिखते हैं, तो आप ए डॉट बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पार्ट है हमारा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए। क्लियर? ये एंगल कैसे भी हो सकता है, हम इस चीज को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो हम इस तरीके से कॉस थीटा से निकाल सकते हैं। चले, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं और सॉल्व करेंगे कि हम एंगल किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका यूज कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स से एक एग्जांपल है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए, सपोज ए वेक्टर गिवन है कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर बी बात कर लेते हैं। लेट्स से वेक्टर बी है कुछ -3i कैप, लेट्स से प्लस 3j कैप एंड प्लस 3k कैप। सपोज ये एग्जांपल है, हमें एंगल इन दोनों के बीच का बताना है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का कॉस थीटा। कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा क्या, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए बी। अच्छा, अभी ये है कि यार मैग्नीट्यूड तो निकालना आपको आना ही चाहिए, तो हम साइड में लिख देते हैं। अगर वेक्टर ए हमें पता है ये है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, तो याद है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम निकालते हैं पाइथागोरस टाइप वाले पैटर्न से, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड सिमिलरली देख सकते हैं, ये हो जाएगा रूट ऑफ या 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इनका पार्ट। बट इंपॉर्टेंट रोल है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। चले, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। पहले क्या होगा, 2 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -6। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, 2 and -3 will be -6 plus 3 and 3 will be 9 plus -k and +3, so ये -1 है और +3 है, क्या आएगी वैल्यू -3 डिवाइड बाई ए का देखो वैल्यू क्या होगी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 और 2 का स्क्वायर 14, सो ये आएगा √14 इंटू बी में देखें 3 के स्क्वायर 3 टाइम्स है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√3 बचेगा। बट लकीली अच्छी बात ये हुई है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो, ये आ जाएगा -6 एंड -3 ऐड हो जाएगा -9 + 9
डिवाइड बाई 3√14 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम वैल्यू देखें तो 0 बाई समथिंग है, सो 0 बाई समथिंग क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। अब हमें पता है कि कॉस में वैल्यू 0 किसकी होती है? कॉस थीटा में वैल्यू होती है 0 कॉस 90 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा क्या था? 90 डिग्री था। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया है कि सॉल्व कैसे करते हैं। आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे लॉजिक। लॉजिक क्या? इफ a dot b is 0 then a and b are perpendicular। ये हमने पहले ही केस में डिस्कस किया था। ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है कि अगर a और b का डॉट 0 हो जाए तो लॉजिकली हम बोल सकते हैं कि a और b परपेंडिकुलर है। मुझे सिर्फ आपको ये एग्जांपल समझाना था कि बीच का एंगल कैसे देख सकते हैं। इस तरीके से हमने इसलिए इसे डिस्कस किया हुआ था। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस वेक्टर का एंगल देख सकते हैं। अभी ये जो कॉस है इसको बोलते हैं क्या? कोसाइन। क्लियर? तो ये जो थीटा है इसको बोलते हैं हम एंगल का कोसाइन। और एंगल का कोसाइन अगर हम किसी वेक्टर पे लगाएं तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि ये इसका एंगल बताएगा या फिर डायरेक्शन भी बता सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। क्या? डायरेक्शन कोसाइन। जब हम ये डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के बाद हम प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज मैं ग्रुप पे प्रैक्टिस शीट डाल देने वाला हूँ। मैं डाल दूंगा कि किस क्वेश्चन नंबर से कहाँ तक आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और उसके बाद हम प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। ओके? तो यार आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। किसी को अभी डाउट है कुछ रिलेटेड अभी जो भी हमने डॉट प्रोडक्ट में डिस्कस किया है तो पूछ सकते हैं। No, sir. No, sir. ओके ओके देन गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir. Bye, Have a nice sir. day. बाय 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 एवरीवन। Sir. बाय बाय। Have a nice